नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ। एक नया टॉपिक है हमारा आज का, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। तो इस पाश्चात्य काव्यशास्त्र के 10 से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को आज हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। परीक्षा में पूछे तो नहीं गए, लेकिन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको नेट जेआरएफ से संबंधित, यानी हिंदी साहित्य से, हिंदी भाषा से संबंधित जो भी यानी सामग्री है, सभी तरह की सामग्री आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा समय न लेते हुए आपका। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लेटो का समय क्या है। क्वेश्चन कहता है प्लेटो का समय, किस समय, कौन सा समय है, जन्म और मतलब जीवन काल कौन कब से कब तक है प्लेटो का। तो 427 से 347 ईस्वी पूर्व, 432 से 425 से 320, या 520 से 326। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग भी इसका आंसर जरूर दीजिएगा, सोचिएगा क्या हो सकता है, फिर इसका आंसर करेक्ट देखिएगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं आंसर की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा ए सही होगा यहाँ पर। 427 से 343 ईस्वी पूर्व का समय था जो प्लेटो का समय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, प्लेटो का गुरु प्रदत्त नाम क्या था। प्लेटो के गुरु ने कौन सा नाम दिया प्लेटो को, वो पूछ रहा है यहाँ पर। प्लातून था, अफलातून था, ये दोनों ही थे, या इनमें से कोई नहीं था। तो प्लेटो का जो गुरु प्रदत्त नाम था वो क्या था, देख लेते हैं। तो क्या होगा आंसर प्लेटो के गुरु प्रदत्त नाम का, तो वो क्या था, प्लातून। ठीक है, प्लातून था प्लेटो के गुरु प्रदत्त नेम, जो था गुरु के द्वारा दिया गया नाम था, वो था प्लातून। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है तीसरा हमारा कि ईश्वरी उन्माद को काव्य हेतु किसने स्वीकार किया। ईश्वरी उन्माद को काव्य का हेतु स्वीकार किसने किया। प्लेटो ने किया, अरस्तु ने किया, इलियट ने किया, या क्रौंचे ने किया। तो किसने किया था ईश्वरी उन्माद को, यानी कि काव्य का हेतु स्वीकार करने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे, प्लेटो ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लेटो ही करेक्ट आंसर बनता है हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कला के मूल्य के संदर्भ में। ठीक है, प्रश्न कहता है कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण पूछ रहा है। उपयोगितावादी, या नैतिकतावादी, जयवादी, स्वच्छंदतावादी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर। ये हमने, आप हमारी अनअकैडमी की जो स्पेशल क्लास हुई थी उसको भी आप देख सकते हैं। हमने ये सारे टॉपिक वहाँ पर यानी बड़े ही बारीकी से कवर किए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कला प्लेटो का जो मूल था काव्य के संदर्भ में प्लेटो का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण था प्लेटो का। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दासता मृत्यु से भयावह है। प्रश्न है दासता मृत्यु से भी भयावह है कथन किसका है। प्लेटो का, रूसो का, अरस्तु का, या कुरंचे का। ठीक है, तो किसका है दासता मृत्यु से भी भयावह है। तो ये प्रश्न किसका है, ये कथन किसका है। तो ना प्लेटो का है, ना रूसो का है, ना कुरंचे का है। तो ये किसका बनता है, ये अरस्तु का कथन है। ठीक है, सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। दासता मृत्यु से भयावह है, ये कथन किसका है, अरस्तु का है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अरस्तु के किस ग्रंथ को दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं आ पाए पूरे, सही आंसर ही आ गया है वन लाइनर के तरीके से। तो ये वसीयतनामा ही इसका सही आंसर होगा। वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, कविता को छंदबद्ध अनुकृति किसने कहा। कविता को छंदबद्ध अनुकृति किसने कहा। प्लेटो ने, अरस्तु ने, क्रौंचे ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था। तो कविता को छंदबद्ध अनुकृति कहने वाले विद्वान कौन थे। आप सभी लोग भी वीडियो को पॉज किया करिए, फिर इसका आंसर चेक किया करिए, फिर आप जरूर बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन आप इसमें आपने अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, कविता को छंदबद्ध अनुकृति कहने वाले जो विद्वान है वो कौन है, अरस्तु है। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने। प्रश्न है लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने, 4 माने, 5 माने, 6 या 7 माने। तो लॉन्जाइनस ने उदात्त के स्रोत माने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है। तो सही आंसर वहां पर हो जाएगा, यानी 5 स्रोत माने लॉन्जाइनस ने उदात्त के। ठीक है, तो 5 माने हैं लॉन्जाइनस ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता है लॉन्जाइनस ने शैली का सबसे जघन्य दोष किसे माना। लॉन्जाइनस ने शैली का सबसे जघन्य दोष किसको माना। बालेप्ता को, बागाडंबर को, भावाडंबर को, या इनमें से किसी को नहीं। तो शैली का सबसे जघन्य दोष लॉन्जाइनस ने किसको माना, तो आंसर हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी बालेप्ता जो होती है शैली का सबसे जघन्य दोष लॉन्जाइनस के अनुसार माना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्जाइनस प्रश्न कहता है कि लॉन्जाइनस उदात्त के अवरोधक दोष कितने माने हैं, यानी लॉन्जाइनस ने उदात्त के जो दोष हैं अवरोधक दोष हैं वो कितने माने, 3, 4, 5 या 6। तो क्या होगा सही आंसर, अभी पिछले वीडियो में हमने जो कोर्स में जो पिछली स्लाइड में देखा वही इसका आंसर होगा, यानी 3 दोष मानते हैं लॉन्जाइनस। और कौन कौन से दोष मानते हैं, वो ये दोष हैं तीनों, बालेप्ता, बागाडंबर व भावाडंबर, यही तीनों दोष माने हैं लॉन्जाइनस ने सबसे जघन्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है किसकी दृष्टि में उदात्तता वाग आडंबर है। किसकी दृष्टि में उदात्तता जो है वो एक वाग आडंबर है, लॉन्जाइनस, रिचर्ड्स, इलियट या प्लेटो। तो क्या होगा हमारा सही आंसर, यानी किसकी दृष्टि में, यानी जो उदात्तता है वो क्या है, एक वाग आडंबर है। तो वो किसकी दृष्टि में, अभी हमने इसको पढ़ा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो लॉन्जाइनस। उदात्त की बात आए तो लॉन्जाइनस से संबंधित ही होता है। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। तो लॉन्जाइनस की दृष्टि में उदात्तता वाग आडंबर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, किसने कहा था, लॉन्जाइनस ने, रिचर्ड्स ने, क्रोंचे ने या अरस्तु ने। तो उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था लॉन्जाइनस ने कहा था। ठीक है, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन निकल गया है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी रचना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, इनमें से कोई है या कोई और आप क्या सही हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किस रचना को माना जाता है। स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किस रचना को मानते हैं, लिरिकल बैलेट्स को, सेक्रेड वुड को, इन दोनों को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, तो स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र वर्ड्सवर्थ की रचना जो है लिरिकल बैलेट्स को माना जाता है। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये कथन किसका है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये किसने कहा था, वर्ड्सवर्थ ने, रिचर्ड्स ने, क्रोंचे ने, या इनमें से किसी ने नहीं कहा था। तो क्या होगा सही आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का ये कथन है कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न था और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। काव्य और गद्य में अंतर छंदों के कारण होता है, ये किसने कहा था, वर्ड्सवर्थ ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, रिचर्ड्स ने या क्रोंचे ने, किसने कहा था, काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। तो कमेंट बॉक्स में 2 आंसर आपको बताने हैं, एक लिरिकल वो जो हमने प्रैक्टिकल क्रिटिक्स में पूछी किसकी रचना है, और ये इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आपका कितना स्कोर हुआ ये भी आप जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ऐसे ही प्रतिदिन आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए, जो कि आपको परीक्षा में, जिससे आपको जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे इसी से संबंधित। तो ये हमारा आपको पूर्ण विश्वास है। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।